Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. In today's lecture we will discuss poetic devices with very easy explanations and examples. So आपका जो कोर्स कंटेंट है, कोर्स आउटलाइन है, उसको अगर आप देखें तो वहाँ पर मेंशन किया होगा फिगरेटिव डिवाइसेस। तो ये वही टॉपिक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कुछ डिफरेंट चीज़ आपसे पूछ ली गई है। सबसे पहले यूफेमिज्म को आप देखें, अ पोलाइट और सॉफ्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग अनप्लेजेंट। यूफेमिज्म क्या होता है? कोई भी नाखुशगवार चीज़ है उसको आप जो हैं उस नाखुशगवार बात को कोई पोलाइट या सॉफ्ट वे में कहते हैं कुछ सर्टन वर्ड से, ठीक है। जिस तरह से पोइट्स या राइटर्स क्या करते हैं कि कोई किसी की डेथ है तो उसे ही डाइड की जगह पे वो लिख देंगे ही पास्ड अवे, ठीक है। उसके बाद आयरनी की बात करें, व्हेन द रियल मीनिंग इज़ ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज़ सेड और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। जब आप जो आपके रियल मीनिंग होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जो बात की जा रही है उससे, और देर इज़ अ डिफरेंस, एक फ़र्क होता है किसमें, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो रियल में होती है। जैसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक फायर स्टेशन को, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन जो है आप सुनते हैं, जबकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? वी एक्सपेक्ट देम टू स्टॉप फायर। आपको पता चलता है फायर स्टेशन जो है वो जल गया इन रियलिटी, लेकिन एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि वो तो खुद फायर को जो है बुझाने की जगह है, तो वो कैसे जल गया। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें और रियलिटी में एक डिफरेंस होता है। वर्बल आयरनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आयरनी की टाइप्स अब हम देख रहे हैं। वर्बल आयरनी क्या है? व्हेन समवन सेज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे रियली मीन। जब कोई शख्स इस तरह से बात करता है जो उसने बात की है उसके ऑपोजिट जो होती है उसका आइडिया होता है। जिस तरह कोई कहता है ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक तूफान में, व्हाट लवली वेदर, कितना प्यारा मौसम है। तो लिटरली इससे मुराद है द वेदर इज़ टेरिबल बट द वर्ड से द ऑपोजिट। तो लिटरली अगर देखें तो इससे मुराद है कि जो असल में इससे मुराद है कि जो मौसम है ना बहुत खौफनाक है, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो क्या हमें शो करवा रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट जो है आइडिया दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद सिचुएशनल आयरनी की बात करें तो ये क्या होती है? व्हेन द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। जो आपने तवक्को की होती है उसके ऑपोजिट कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। अब फायर स्टेशन बर्न्स आउट की बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। ये एक ऐसी प्लेस है जिसको आप अगर देखें तो ये किस लिए होती है? आग बुझाने के लिए होती है। द प्लेस मीन टू प्रिवेंट फायर्स आयरोनिकली कैचेज फायर इटसेल्फ। ड्रामेटिक आयरनी की बात करें तो वो क्या है जी? व्हेन द ऑडियंस और रीडर नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट। जब ऑडियंस और रीडर को तो मालूम होती है कि क्या बात है, लेकिन कैरेक्टर्स को वो बात जो है मालूम नहीं होती है। जिस तरह मूवी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप वहाँ पर ऑडियंस हैं और आपको ये पता है कि वो जो विलन है या क्रिमिनल है इसमें कैरेक्टर वो किस कमरे में छुपा है, लेकिन हीरो क्या करेगा? वो उसको इस चीज़ का नहीं पता होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता उसी तरफ आएगा जिस तरफ वो है, या फिर वो उसके अपोजिट चलने लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि वो किस कमरे में छुपा है। तो इससे एक सस्पेंस भी क्रिएट होता है और ह्यूमर भी। उसके बाद कॉस्मिक आयरनी, आयरनी ऑफ फेट को अगर देखें, व्हेन फेट ऑफ द यूनिवर्स सीम्स टू मॉक ह्यूमन एफर्ट और एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्स जो होती है एक इंडिविजुअल की जो एफर्ट्स होती हैं उसके अपोजिट जा रही होती है। अ मैन बाइज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सेफ्टी देन डाइज इन अ फ्रीक एक्सीडेंट द नेक्स्ट डे फेट सीम्स आर टॉइंग विद हिम। एक आदमी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई अपनी सेफ्टी के लिए और अगले दिन क्या होता है? वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सोक्रेटिक आयरनी क्या होती है? व्हेन अ स्पीकर प्रिटेंड्स टू इग्नोरेंट टू एक्सपोज समवन एल्स इग्नोरेंस और मिस्टेक। जब कोई ये प्रिटेंड करता है कि उसे पता ही कोई नहीं है कि इसने क्या मिस्टेक किया। जिस तरह टीचर बच्चे को कहता है, स्टूडेंट को, डू यू रियली थिंक दैट्स करेक्ट, क्या आपको लगता है ये ठीक है। यहाँ पे टीचर का पर्पज़ ये होता है कि बच्चा इस बात पे पॉन्डर करे कि उसने ये जो चीज़ की है ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद एंटीथेसिस की अगर बात करें, ये क्या होता है? दो अपोजिट आइडियाज़ को जब इकट्ठा पेश किया जाता है, टू अपोजिट आइडियाज़ प्लेस टुगेदर फॉर इफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल क्या है? आस्क नॉट वट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, ठीक है। पहली लाइन में जो आइडिया है दूसरी लाइन में बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात की गई है। जिस तरह से आपने वो नॉवल में पढ़ा था, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। एक लाइन में बेस्ट टाइम की बात की, दूसरे में वर्स्ट टाइम की बात की। हाइपरबोल क्या है जी? एग्जैजरेशन होती है ये। जिस तरह मैं कोई बात बता रही हूँ और दो बार मैंने बताई है और तीसरी बार जब कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। एक मिलियन टाइम्स तो कोई किसी को बात बता भी नहीं ना सकता, तो ये एक मुबालगा राई होगी जो मैं करूँगी। ऑक्सीमोरोन की बात करें, टू अपोजिट आइडियाज़ यूज टुगेदर, दो अल्फाज को इकट्ठा करके इस्तेमाल करना इफेक्ट के लिए, जबकि आप देखें कि वो दोनों आपस में जो है उनका कोई आपस में लिंक नहीं बनता। जिस तरह से अगर सोरो की बात है तो सोरो कभी भी स्वीट नहीं हो सकता, लेकिन स्वीट सोरो लिखा जाना, लिविंग डेड लिखा जाना, उसके बाद डेफनिंग साइलेंस लिखा जाना।
और पैराडॉक्स की बात करें, एक ऐसा सेंटेंस होता है दैट सीम्स रॉन्ग्स बट एक्चुअली कंटेन्स द ट्रूथ। देखने में तो गलत लग रहा होता है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सच छुपा होता है। आई एम नो बॉडी में कोई भी नहीं। मुराद ये है कि इंसान की एग्जिस्टेंस जो है वो कुछ भी नहीं है इंसान अपने आप में, और वो खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझता है। द मोर यू नो द मोर यू डोंट नो। तो देखने में आपको ये गलत लगेगा आइडिया कि ऐसे कैसे हो सकता है, जितना हम जानेंगे इतना ज़्यादा ही हम नॉलेजेबल होंगे। तो इससे मुराद ये है कि कभी भी नॉलेज जो है वो आप अचीव करके ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इतना हासिल हो गया तो ये इनफ है, बल्कि आपको मज़ीद लर्निंग की, मज़ीद पढ़ने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। अंडरस्टेटमेंट की बात करें तो ऊपर आपने एग्जैजरेशन को भी, हाइपरबोल को पढ़ा है। बिल्कुल अंडरस्टेटमेंट उसके जो है ना अपोजिट आ जाता है। सेइंग समथिंग इज़ स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट दैन इट रियली इज़, यानी कि उसमें चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और उसमें चीज़ को कम करके बताया जाता है। अंडरस्टेटमेंट है। इफ़ समवन स्कोर्स 100 मार्क्स एंड से आई डिड ओके, अगर किसी के 100 में से 100 नंबर आ गया और वो रिप्लाई में क्या कह रहा है, हाँ मैंने हासिल कर लिया, ठीक है, तो उसने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको लेस इंपॉर्टेंट करके दिखाया। मेटाफर की बात करें तो मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, और उसमें आप लाइक और एज को यूज़ नहीं करते। जिस तरह डायरेक्टली किसी को आप कहते हैं कि वो शेर है, ठीक है, उसकी बहादुरी के लिए आप कहेंगे। टाइप्स अगर देखें, एक डेड मेटाफर की टाइप यहाँ पर आ रही है। मेटाफर यूज सो मच डेट पीपल फॉरगेट इट वॉज अ कंपेरिजन। A dead metaphor is a metaphor that people use so much that they forget it was once a metaphor. It becomes normal everyday language. एक मेटाफर जो डेड मेटाफर होती है, इसमें क्या होता है कि लोग इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि ये एक दफ़ा किसी टाइम में ये मेटाफर रही है, और उसको नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज की तरह बना देते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे डेड क्यों कहा जाता है। डेड मेटाफर नो लॉन्ग क्रिएट एन इमेज इन अवर माइंड, हमारे माइंड में कोई इमेज नहीं क्रिएट करती है। वी डू नॉट इमेजिन अ पिक्चर एनीमोर, इसकी कोई भी पिक्चर आप इमेजिन नहीं कर सकते। द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का फुट के फुट होते ही नहीं, आप कैसे उसके फुट को इमेजिन करेंगे, उसके फुट को कैसे आप जो है एक इमेज अपने माइंड में उसकी बनाएंगे। दिस हेल्प स्टूडेंट विजुलाइज द कॉन्सेप्ट, तो इससे जो है आप की स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है कि वो इस कॉन्सेप्ट को खुद भी विजुलाइज कर सकते हैं। फुट ऑफ बेड हो गया, हार्ट ऑफ सिटी, टेबल लैग, टाइम इज़ रनिंग आउट, ब्राइट आइडिया। तो अब इसमें यह है कि इसको इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो टाइम इज़ रनिंग आउट, ब्राइट आइडिया, मैं कहती हूँ ब्राइट आइडिया, तो कोई पिक्चर आपके माइंड में आती है? नहीं आती ना। तो दिस इज़ वाई कि हम इनको कहते हैं कि डेड मेटाफर्स हैं। इसको ना आप कंपैरिजन से भी पढ़ सकते हैं। जिस तरह एक आप एक्टिव मेटाफर ले लें, एक डेड ले लें। एक्टिव क्या है, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है, और दूसरी डेड में रखें हार्ट ऑफ द सिटी। अब आप बताएं कि कौन सी जो यहाँ पर फ्रेज है वो आपके माइंड में जो है एक इमेज क्रिएट कर रही है, अ हार्ट ऑफ स्टोन या हार्ट ऑफ द सिटी। ऑफ कोर्स आपके माइंड में जो है एक्टिव मेटाफर में हार्ट ऑफ स्टोन आएगा, और जो डेड है उसमें हार्ट ऑफ द सिटी आ जाएगा, क्योंकि सिटी का हार्ट आपके माइंड में कोई इमेज तो नहीं लेकर आएगा। उसके बाद एक्सटेंडेड मेटाफर की बात करें, मेटाफर यूज फॉर सिवरल लाइन्स और थ्रू आउट अ पोएम और अ स्टोरी। अच्छा जी, मेटाफर यहाँ पर अगर हम एक्सटेंडेड देखें तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी मेटाफर जो कि आप देखते हैं थ्रू आउट द पोएम यूज़ की गई है और बहुत सी लाइन्स में यूज़ की जाती है। जिस तरह लाइफ इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जर्नी इन मैनी पोएम्स, बहुत सी पोएम में लाइफ को एक जर्नी के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। इम्प्लाइड मेटाफर क्या होती है कि मेटाफर जो होती है वो हिडन रखी जाती है, इसमें डायरेक्टली उसको बताया नहीं जाता, तो ये इम्प्लाइड होती है। जिस तरह से द सन स्माइल्ड ऑन अस, सूरज हम पर मुस्कुराया। सन इज़ कम्पेयर टू अ पर्सन, स्माइलिंग किसकी क्वालिटी है, स्माइल करना एक पर्सन की क्वालिटी है, स्माइलिंग पर्सन एक शख्स को आप कह सकते हैं। तो सन को यहाँ पर एक पर्सन से कंपेयर किया जा रहा है, बगैर ये कहे कि सन इज़ लाइक अ पर्सन। उसके बाद कैनिंग को अगर देखें, अ टू वर्ड पोइटिक फ्रेज यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, ये एक ऐसी कंपाउंड वर्ड्स की फ्रेज होती थी कि इसे ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे सी की जगह पे वेल रोड, ब्लड की जगह पर बैटल स्वेट, और उसके बाद है जी मिक्स्ड मेटाफर। मिक्स्ड मेटाफर क्या होती है, वन टू अनरिलेटेड मेटाफर्स आर मिक्स्ड बैडली, जब दो आप मेटाफर्स देखते हैं और उनको एक बैडली जो है उनका मिक्सचर आप देखते हैं, मतलब उनका लिंक नहीं बन रहा। जिस तरह से आप कह रहे हैं शी सेल्ड थ्रू द एग्जाम एंड लैंडेड ऑन क्लाउड 9, ठीक है, उधर आप उसकी सेलिंग के समंदर में सफ़र की बात कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा आप क्लाउड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो फिर आपको समंदर से रिलेटेड कुछ यूज़ करना था ना। अब यहाँ पर देखिए मिक्स्ड मेटाफर क्या है। पहले उसने कहा सेल थ्रू द एग्ज़ाम, इससे मुराद ये है कि वो एग्ज़ाम में से जो है ना स्मूथली जो है वो गुजर गई है, और उसे कम एफ़र्ट करनी पड़ी है, और एफ़र्टलेस उसका ये काम था, स्मूथली उसकी ये जर्नी जो है वो गुजर गई। सेकंड में अगर हम इसमें देखें तो मेटाफर जो यूज़ की गई है वो है लैंडेड ऑन क्लाउड।
तो इसमें क्या है, इससे लाइकन्स हैप्पीनेस टू फिजिकल लैंडिंग ऑन अ क्लाउड। तो यहाँ पर जो है ना आपको बताया जा रहा है कि जैसे जो बादल हैं उनके ऊपर कोई फिजिकली कोई लैंडिंग हो रही है, लैंडेड ऑन क्लाउड 9। तो इमेज क्या क्रिएट होती है, एक्सट्रीम जो है फ्लोटिंग इन द स्काई। इससे वो ये बताना चाह रहा है बहुत ज़्यादा खुशी को, या आसमान पर जो है तैरने की बात हो रही है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक तरफ आसमान की बात की है, दूसरी तरफ समंदर की बात की है, तो इसलिए उसने इसे मिक्स कर दिया है। ये मुख्तलिफ डिफरेंट डोमेन्स उसने इकट्ठी की हैं। पहली जो डोमेन है ट्रैवल की, वो नेविगेशन से, सेलिंग से रिलेटेड है। दूसरी जो है इमोशनल स्टेट, उसमें वो बता रहा है। जब इनको एक सेंटेंस में मिक्स किया जाता है तो एक मिसमैच जो है वो इमेजरी आपके सामने आती है। करेक्ट वेरिएंट अगर हम इसका देखना चाहें क्या होता है, तो वैसे होना चाहिए था, शी सेल्ड थ्रू द एग्जाम एंड फ्लोटेड ऑन अ सी ऑफ जॉय। ठीक है, सेल है तो दूसरे जुमले में जो मेटाफर इस्तेमाल हुई वो सी की है। और अगर क्लाउड्स के साथ यूज़ करेंगे तो ऐसे इसको करेक्ट होना चाहिए था, शी पास द एग्जाम एंड लैंडेड ऑन द क्लाउड 9। मेटोनिमी की बात करें तो मेटोनिमी क्या होती है, वर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट। किसी ऐसे लफ्ज़ को इस्तेमाल करना जिसका लिंक उसके बिल्कुल करीब उसी चीज़ से ही बनता हो। जिस तरह से आप एग्जाम्पल को समझे, मैं कहती हूँ द क्राउन डिक्लेयर्ड अ न्यू लॉ, कि जो ताज है उसने एक नया जो है वो कानून पास किया है। अब यहाँ पर तर्जमा जो है ना बज़ाहिर ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्राउन कौन पहनता है। क्राउन जो है वो किंग या क्वीन को पहनाया जाता है ना। तो अब ज़ाहिर बात है, ये जब मैं क्राउन की बात करूँगी तो मैं किंग और क्वीन की बात कर रही हूँ। जिस तरह से मैं प्रेसिडेंट की बात हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करूँगी द वाइट हाउस डिक्लेयर्ड ए न्यू लॉ। ठीक है, अब वाइट हाउस की मैंने वहाँ पर एक कोई बात कर दी है, तो नाम ले दिया, तो वो असल में मैंने प्रेसिडेंट की तरफ रेफ़र किया क्योंकि उसका लिंक प्रेसिडेंट से है। उसके बाद ओनोमेटोपिया की अगर मैं बात करती हूँ तो जो आप देखते हैं वर्ड्स होते हैं, उसमें इसमें क्या होता है, असल में जिस तरह की आवाज़ निकल रही होती है ना कुछ चीज़ों की, उसी तरह की उस आवाज़ का ही उसको नाम दे दिया जाना। ठीक है, वर्ड्स डैट इमिटेट और साउंड लाइक द थिंग दे डिस्क्राइब द वर्ड साउंड लाइक इट्स मीनिंग। आवाज़ें ऐसे ही आए जैसे कि उसके वो लफ्ज़ आपको दिया जाए। अब इसको इस तरह से समझें, देखें जब मक्खियाँ क्या करती हैं, वो भिनभिनाहट की आवाज़ निकालती हैं। जब भिनभिनाती हैं तो वो बज़ बज़ की आवाज़ निकालती हैं। अब जो उनकी आवाज़ है उसको बज़ ही बोल देना, ये ओनोमेटोपिया है। पानी में पत्थर फेंक के तो एक आवाज़ निकलती है और उसको उसकी जो आवाज़ है उसी से मिलता जुलता उसका नाम स्प्लैश रख देना। मुक्का मारने की आवाज़ है उसी से मिलता जुलता बैंग रख देना। परिंदे चहचहाते हैं, चहचहाने से जो है वहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज़ कर देना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी इंसान की क्वालिटी किसी ऐसी चीज़ को दे आप जो नॉन ह्यूमन हो। जैसे आप कहते हैं द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज़। ठीक है, तो विस्परिंग ह्यूमन क्वालिटी है जो कि आपने ट्रीज़ को दे दिया। पन क्या होता है, प्ले ऑन द वर्ड्स। ये एक जोक होता है जो आप वर्ड्स का यूज़ करके करते हैं, राइटर्स अक्सर करते हैं। जिस तरह से एग्जांपल में, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, इट्स इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। यहाँ पर जूम आनी अल्फाज यूज़ हुए हैं। ठीक है, वो कैसे, सबसे पहले तो ये बताया गया है यहाँ पर कि एंटी ग्रेविटी मीन्स द बुक कैन नॉट फॉल। इससे मुराद ये है कि किताब गिर नहीं सकती। सो यू कैन नॉट फिजिकली पुट इट डाउन, आप फिजिकली इसे नीचे नहीं रख सकते। फिगरेटिवली से क्या मुराद है, द बुक इज़ सो इंटरेस्टिंग दैट यू डोंट वांट टू स्टॉप रीडिंग इट। दूसरा मतलब इसका ये है कि किताब इतनी दिलचस्प है कि आप इसे पढ़े बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर ह्यूमर किस चीज़ से आ रहा है, लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग के इकट्ठा करने से। और कुछ एग्जांपल और हैं, आई यूज्ड टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग जो हैं उनको मिक्स करने से एक ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। उसके बाद हम बात करते हैं मज़ीद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की। जी, अब हम चलते हैं सेनेक्डोकी की तरफ। ये इसमें क्या होता है, अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और द होल रिप्रेजेंट अ पार्ट। इसमें जो एक हिस्सा जो होता है ना, उससे मुराद वो पूरी टीम होती है, और अगर टीम की बात हो तो वो एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये इसका तर्जुमा बन रहा है। अब देखते हैं कैसे, ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब यहाँ पर जो हैंड्स की बात की है ये सारे सेलर्स की गई है। सेनेक्डोकी की एक डेफिनेशन देखें कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज टू रिप्रेजेंट द होल और द होल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। जिस तरह से अगर कोई कहता है ऑल हैंड्स ऑन डेक, ठीक है, इससे मुराद है कि हर एक, ऑल हैंड्स, हैंड से मुराद है सारे लोग। ठीक है, और वैसे तो हैंड क्या होता है, पार्ट ऑफ अ पर्सन होता है, लेकिन ये इससे मुराद होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है होल पर्सन को। ठीक है, मतलब इससे मुराद ये है एवरीवन मस्ट कम एंड हेल्प, हर एक को ज़रूर आना है और मदद करनी है। अच्छा जी, अदर एग्जांपल अगर इसमें हम देखें, बूट्स ऑन द ग्राउंड लिखा हुआ है। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है इससे मुराद सोल्जर्स हैं।
अगर पूरा अगर देखें ओल्ड मैन है, एन ओल्ड मैन, और उसकी जगह मैं ग्रे बियर्ड वर्ड यूज़ करती हूँ तो पूरा उस पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। व्हील्स की बात करती हूँ तो एक कार को रिप्रेजेंट करेगा। थ्रेड्स की बात कर रही हूँ क्लॉथ्स को करेगा। या मैं कह दूँ अ स्मार्ट पर्सन या ब्रेन्स कह दूँ तो ये जो है एक पार्ट एक पर्सन को कर रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंट। और पर्सन जो है अगर मैं कहती हूँ अब स्मार्ट पर्सन, उसको उसकी जगह मैं ब्रेन की जगह मैं स्मार्ट पर्सन करती हूँ। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सिमिली की अगर हम बात करें, सिमिली दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है लाइक और एज लगा के। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। आपने ऊपर मेटाफर को भी देखा था, उसमें भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन उसमें लाइक और एज नहीं लगाते और इसमें लगाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे लाइक लगा हुआ है। उसके बाद सेन एंथीसिया को देखें, यहाँ पे मिक्सिंग सेंसेस, इसमें सेंसेस को मिक्स किया जाता है। सेंसेस कौन सी होती हैं? हेयरिंग, टच और साइट की। जैसे जिस तरह से जुमला देखें, आई हेयर द येलो म्यूज़िक, यहाँ पर कौन कौन सी सेंस यूज़ हो रही है? अगर हेयर को देखें हम तो यहाँ पे हेयरिंग से रिलेटेड है हेयर। उसके बाद येलो को देखें तो ये आपके सामने आ जाता है साइड से रिलेटेड। म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो ये फिर से हेयरिंग की आ जाती है। तो इसमें मुख्तलिफ जो सेंसेस हैं उन्हें मिक्सअप किया जाता है। राइम की बात करें तो परफेक्ट राइम क्या होती है? व्हेन टू वर्ड्स एंड विद द एग्जैक्ट सेम साउंड। जब लफ्ज़ की आवाज़ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही हो तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट राइम। जैसे कैट, हैट, नाइट, लाइट, सिंग, रिंग। अप्रोक्सीमेट में क्या होता है? जब अल्फाज जो होते हैं वो ऑलमोस्ट राइम होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम राइम नहीं होते। जिस तरह से हमने ऊपर वाले लफ्ज़ देखे हैं तो वो परफेक्ट राइम में थे। तो इसमें क्या है जी? सॉल और उसके बाद है ऑल, वॉर्म के बाद साथ स्वॉर्म है। उसके बाद अगर इंटरनल राइम की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इंटरनल राइम में वन वर्ड्स राइम इनसाइड द सेम लाइन। जब लफ्ज़ जो होते हैं वो राइम दे रहे होते हैं सेम लाइन में। आई ड्रोव माई सेल्फ टू द लेक एंड डॉव इन टू द ब्लू। ड्रॉव और डॉव अगर हम देखें तो ये एक ही लाइन में राइम दे रहे हैं। द फेयर ब्रीज ब्लू, ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू। यहाँ पे ब्लू एंड फ्लू जो है ये इनसाइड द लाइन राइम दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे राइमिंग स्कीम की अगर बात करें, राइमिंग स्कीम वैसे कल वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। तो पोइम में जो एक पैटर्न यूज़ किया जाता है राइम्स का उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं, जिसे ए बी सी के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। रोजेज़ आर रेड। अब इस लाइन में रेड जो है उससे सिमिलर साउंड नहीं है पूरे, अगर नेक्स्ट हम जुमले देखें उनमें, तो इसलिए वहाँ पे ए लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ब्लू है, ब्लू से मिलता हुआ लफ्ज़ यू है तो ब्लू को बी और यू को भी बी कर देंगे। उसके बाद स्वीट से मिलता हुआ कोई नहीं है इसलिए उसे हम ए बी और उसके बाद सी आ जाएगी राइमिंग स्कीम। अगर सीक्वेंस में देखें तो ए बी सी बी इसकी राइमिंग स्कीम है। मस्कुलाइन राइम को देखें तो एक ऐसी राइम डेट फॉल्स ऑन द लास्ट स्ट्रेस सिलेबल ऑफ द वर्ड, यूजली वन सिलेबल राइम। इसको हम कहते हैं वन सिलेबल राइम, ठीक है, मैस्कुलिन राइम को। जिस तरह से कैट हैट, इसको मज़ीद आप ब्रेक नहीं कर सकते। स्टैंड, लैंड, ब्लो, स्नो। उसके बाद रिदम की अगर हम बात करें, रिदम से मुराद होता है बीट, और यानी कि एक म्यूज़िक जो है ना पोइम का उसे रिदम कहते हैं। और ये म्यूज़िक कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम हाउ वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। तो जब आप इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि पोइम का म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी बीट कैसी है, और ये असल में आ रहा होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न से, ठीक है। और एग्जांपल में है द रिदम ऑफ डाडम, डाडम स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का यहाँ पर उन्होंने आपको पैटर्न दिया। उसके बाद मीटर की बात करें, मीटर क्या है? द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल इन अ पोएम। मीटर कहते हैं रेगुलर पैटर्न को स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के, ठीक है। जिस तरह से आई एम, तो यहाँ पर आप देखें 1 यूनिट है, 1 फुट है। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, यहाँ पर देखें तो 5 यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के पैटर्न बन जाते हैं। एक आप देखते हैं पहले स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का एक पैटर्न बनता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से अगर 5 बन जाए तो इसे कहते हैं पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। उसके बाद वर्स की बात करें, वर्स क्या होती है? ये लाइन को कहते हैं, पोइम की लाइन को, ठीक है। पार्ट ऑफ अ पोइम भी हो सकता है। जिस तरह से आपने पोइम सुनी होगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसकी एक लाइन एक वर्स होगी। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स पोइट्री जो होती है इसमें मीटर तो होता है लेकिन इसमें राइम नहीं होती है। जैसे शेक्सपियर के प्लेज में से हम ये लाइन देखें, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, हैज़ नो रिदम, नो राइम, ठीक है। सॉरी, हैज़ रिदम, इसमें रिदम तो है, नो राइम, इसमें कोई राइम नहीं है। फ्री वर्स में क्या होता है? पोइट्री ये ऐसे फ्री वर्स है, चूँकि लफ्ज़ से ही आप सुन रहे हैं कि आज़ाद किस्म की पोइट्री जिसमें कोई रूल्स नहीं फॉलो किए जाते। इसमें एग्जांपल, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ को हम देखेंगे, कोई राइमिंग सीन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट बीट नहीं है और फ्री है।
फुट की अगर बात करें, पोएटिक फुट क्या होता है, ये एक यूनिट होता है मीटर का। ईच फुट हैज़ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल, यानी कि एक फुट जो होता है इसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। जिस तरह से स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो हैं ये मिलकर एक फुट बनाते हैं और इसको हम कहते हैं आयाम, ठीक है। और ये हम देखते हैं उसके बाद इनके टाइप्स। इसमें सबसे पहले आयम्ब है, इसमें सबसे आयम्बिक पेंटामीटर हमने ऊपर भी देखा है। इसमें आयम्बिक में क्या होता है कि पहले अनस्ट्रेस आता है फिर स्ट्रेस आता है, लेकिन ट्रोखी को अगर हम देखें तो उसमें पहले स्ट्रेस आता है और फिर अनस्ट्रेस आता है, इसके ऑपोजिट होता है। एनापिस्टिक में क्या होता है, 3 पैटर्न आप देखते हैं, सबसे पहले अनस्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस। उसके बाद डेक्टाइलिक में आप देखें पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस। उसके बाद स्पॉन्डाइक में अगर आप देखें तो स्ट्रेस और स्ट्रेस का पैटर्न है। हर्ट, ब्रेक, फुटबॉल। एलिट्रेशन को देखें, रिपीटेशन ऑफ सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जितना शी साल्स, सी शाल्स बाय द सी शोर, एस का पैटर्न यहाँ पर रिपीट है। एजोनेंस को देखें, रिपीटेशन ऑफ सेम वावल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। द मेलो वेडिंग बेल्स, यहाँ पर क्या है जी, ई जो सेम साउंड है रिपीट है। कॉन्सोनेंट्स को अगर देखें, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉट नेसेसरली एट द बिगनिंग, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन है लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट में हो। द स्ट्रिंग वाज स्ट्रॉन्ग, एंड जी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। हैपलेज को अगर हम देखें, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, जब एक एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव होती है इसे ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द वर्ड एक लफ्ज़ से, इट एक्चुअली डिस्क्राइब टू अनदर वर्ड, और ये असल में एक्चुअली एक और लफ्ज़ को डिस्क्राइब कर रही थी। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि ये एग्जांपल आप देखें, ही स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, ठीक है। तो नाइट इज़ नॉट स्लीपलेस, बल्कि पर्सन स्लीपलेस होता है ना। तो अब देखते हैं आपके, ये एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसी एडजेक्टिव होती है जो कि रॉन्ग नाउन के लिए यूज़ की जाती है। इट शुड डिस्क्राइब वन थिंग बट द पोइट अटैच इट टू अनदर थिंग, ये किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करता है लेकिन पोइट इसको किसी और से अटैच कर देता है। ये पोइटिक और इमेजिनेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। स्लीपलेस नाइट आपने पढ़ा है, नाइट इज़ नॉट स्लीपलेस, द पर्सन इज स्लीपलेस। अगर एक और एग्जाम्पल इसमें हम देखें तो इस तरह से होगा, अगर कोई कहता है हैप्पी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग इज़ नॉट हैप्पी, यू आर हैप्पी, एडजेक्टिव इज़ ट्रांसफर टू अ रॉन्ग नाउन। साउंड डिवाइसेस की बात करें, वो क्या होती हैं, पोइटिक टेक्निक्स हैं दैट यूज़ साउंड टू क्रिएट म्यूजिकलिटी। पोइटिक टेक्निक यूज़ हों ताकि म्यूजिकलिटी क्रिएट हो। तो ये टाइप्स ऑफ मेलिटेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंट्स, ओनोमेटोपिया, राइम, रिदम, ये ऊपर हमने डिस्कस की। एनाफोरा रिपीटेशन होता है सेम वर्ड्स का एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स और सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का स्टार्ट जो है वो आप देखते हैं रिपीटेशन के साथ हो। जिस तरह से आपने ये देखा होगा, फर्स्ट ईयर में था, मार्टिन लूथर की स्पीच थी, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये रिपीटेशन वहाँ पे यूज़ होता है, इसे एनाफोरा कहते हैं। एंटीथेसिस क्या होता है, ये भी ऊपर हमने पढ़ा, टू अपोजिट आइडियाज़ जो हैं इन्हें इकट्ठा रख दिया जाता है। जिस तरह मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, यहाँ पे पहले सेंटेंस में मैनी है, दूसरे में फ्यू है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्ड, पहले में स्पीच है, दूसरे में साइलेंस है। अगर पहले में सिल्वर है, दूसरे में गोल्डन है। पैराडॉक्स की बात करें तो देखने में कॉन्ट्राडिक्टी आपको लगेगा स्टेटमेंट, लेकिन बहुत बड़ा सच छुपा होगा इसमें। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, बच्चा कभी भी फादर नहीं हो सकता, देखने में कॉन्ट्राडिक्टी है, लेकिन इससे मुराद ये है चाइल्ड शेप्स द मैन यू बिकम। ऑक्सीमोरॉन की बात करें, टू अपोजिट वर्ड जो हैं वो इकट्ठे यूज़ हो जाते हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया था। क्लाइमैक्स को देखेंगे, क्लाइमैक्स इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच और राइटिंग टेक्निक इन विच वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर अरेंज्ड in order of increasing importance, intensity or force. Often called gradual rise in thought, creates a strong impact on reader or listener. Climax एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड और फ्रेजेस, सेंटेंसेस को ऐसे अरेंज किया जाता है कि मज़ीद इम्पोर्टेंस जो है उनकी बढ़ती जाती है। जिस तरह से मैं कहती हूँ, ही केम, वो आया, ही सा, उसने देखा, वो आया, फिर ही सा, उसने देखा, उसने ऑब्ज़र्व किया, ही कनकर्ड। तो मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने, और एंड के ऊपर हम देखते हैं कि वो ग्रेजुअली जो है वो थॉट जो होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। स्टेप 1 में ही केम, वो आया, स्टेप 2 में हमने देखा, उसने ऑब्ज़र्व किया, और स्टेप 3 में हमने देखा, उसने कनकर किया। उसके बाद इसको आप मज़ीद अगर समझें तो यहाँ से समझें, आई थिंक, आई फील, और एंड पे आई एक्ट। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट स्पीकर एंड अ नेशनल हीरो। पहले उसे गुड स्टूडेंट कहा गया, ठीक है, ये हम देखते हैं नॉर्मल, फिर उसके बाद ब्रिलियंट स्पीकर कहा गया। तो बिल्कुल आप देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड और सेंटेंस जो है उसमें हर एक सेंटेंस जो उससे इम्पोर्टेंट होता है पहले सेंटेंस से उसके आगे रख के लिखा जाता है। क्लाइमैक्स इज अरेंजिंग वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। एंटी क्लाइमैक्स देखें, व्हेन आइडियाज सडनली ड्रॉ फ्रॉम इंपॉर्टेंट टू अनइम्पॉर्टेंट। पहले हमने देखा है कि आइडियाज़ क्या करते हैं,
कि अनइम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन एंटी क्लाइमैक्स में उल्ट होगा, आइडिया जो होंगे इंपॉर्टेंट से अनइम्पोर्टेंट की तरफ जाएंगे, और ऑफन ये ह्यूमर के लिए होंगे। ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपने ख़ानदान को खोया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हिज होम, फिर अपने घर को, एंड हिज पॉकेट कॉम, और अपनी जेबी कंघी को। तो ये जो लेस इम्पोर्टेंट है वो बाद में आ गया, यानी कि ये एंटी क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।